हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो मेरा नाम है अश्विनी शर्मा और ये हमारी फिलहाल में जियोग्राफी की सीरीज चल रही है भारत के भूगोल से संबंधित। तो भारत के भूगोल में हमने भारत का विभाजन कर लिया है, उसका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कर लिया है और उत्तर का मैदान कर लिया है। तो विभाजन की सीरीज में हमारा अगला टॉपिक आता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, तो भारत में के अंदर जो पठार पाया जाता है उसके बारे में ये हमारा आज का वीडियो होगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये पठारी प्रदेश है जो भारत के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। ठीक है, पठार का मतलब होता है पर्वत से जिसका जस्ट डाउन एलिवेशन होता है वो होता है पठार। ठीक है, पहाड़ियाँ, पर्वत और पठार। तो पठार का एलिवेशन पहाड़ियों से जस्ट नीचे होता है और पर्वत का एलिवेशन जो है पहाड़ियों से ऊपर होता है। तो इस टॉपिक में मैं आपको पठारों के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो पठारी भाग है वह नीचे पड़ से बनता है, खनिजों के नीचे पड़ से बनता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि खनिजों की मात्रा ज़्यादा होगी। तो खनिजों की ज़्यादा मात्रा होने के कारण इसको अत्यधिक मात्रा में खनिज संपन्न प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो हम भारत के पठार की बात कर रहे हैं तो इसको मेनली हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। प्रायद्वीपीय मतलब जो नीचे का पेनिनसुला है, इंडिया का मैप ड्रॉ किया हुआ है, नीचे का इंडिया का नीचे वाला पेनिनसुला है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो उस प्रायद्वीप में यह पाया जाता है पठार, नीचे वाले भाग में, दक्षिण में। तो उस प्रायद्वीप में पाया जाता है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश बोलते हैं भारत का। तो हम इसकी मेजर बात कर लें तो इसका एरिया है लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया लगभग कितना है? 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग 1400 किलोमीटर है। लगभग 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है ये भारत में। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी लगभग 1700 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो होगी पठार के की फंड्स की बात। भारत के प्रायद्वीप में फैला हुआ है और 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में, 1700 किलोमीटर की लंबाई में और एरिया 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है इसका लगभग। और इसका एलिवेशन कितना है, ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई जो मानी जाती है अपनी 600 से 900 मीटर। 600 से 900 मीटर की ऊंचाई है इसकी हाईएस्ट। ठीक है, इसलिए इसको पठार बोला जाता है। तो ये जो पठारी प्रदेश है अपना भारत का सबसे पुराना भौगोलिक प्रदेश है, सबसे पुराना भौगोलिक प्रदेश है। और यह भाग कौन सी लैंड था? जब अर्थ का डिवीजन हो रहा था तो यह गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग था। तो यह सबसे अधिक खनिज संपन्न प्रदेश है और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पर्वत और पठार पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे उन्हीं पठारों के बारे में, इस प्रदेश में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। तो ओवरऑल एक इसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोल दिए। अब इसमें कई प्रकार के कई सारे पठार पाए जाते हैं, तो हमें मेन बात जो करनी है उन्हीं पठारों के बारे में करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पठार बता रखे हैं भारत के अंदर कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। मालवा पठार, ठीक है, ये होता है अपना मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, मध्य भारत पठार, बागलकोट पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार और दंडकारण्य पठार। तो ये जो पठार है प्लेट्यू, तो ये यहाँ पर देखिए गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये अरावली सीरीज फैली हुई है। अरावली सीरीज फैली हुई है। तो अरावली सीरीज के दक्षिण में गुजरात वाले भाग में अपना मालवा का पठार, ठीक है। मेवाड़ का पठार अपना राजस्थान में यहाँ पे लिख गया है, ये पड़ता है अपना राजस्थान के अंदर। मध्य भारत पठार जो अपना पूर्वी यूपी और एमपी में पड़ता है। बागलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय और दंडकारण्य। तो ये देखिए बागलखंड पठार से होकर के अपनी विंध्याचल श्रेणी निकलती है। विंध्याचल श्रेणी अपनी
ये बागलखंड पठार से होकर के छोटा नागपुर पठार के ऊपर से निकलती है, और दंडकारण्य पठार से निकलती है अपनी सतपुड़ा सिरड़ी। ठीक है, और अपना नीचे पड़ता है दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है पूर्ण रूपेण लावा से निर्मित है, जो मैग्मा निकला है और जम गया है उससे बना हुआ है दक्कन का पठार। तो ये देख लें आप एक बार, मालवा का पठार राजस्थान में, मेवाड़ पठार, मालवा पठार गुजरात में, मेवाड़ पठार मध्य भारत, बागलखंड, छोटानागपुर, मेघालय, दंडकारण्य और ये दक्कन का पठार। सीरीज देख लें एक बार, ये सतपुड़ा सीढ़ी दंडकारण्य से, और ये अरावली सीढ़ी मालवा में मेवाड़ से, और ये अपनी विंध्याचल सीढ़ी बागलखंड और छोटानागपुर पठार से बढ़ी निकलती है। अब हम इन पठारों के बारे में बात कर लें, कुछ की पॉइंट पठारों के बारे में देख लें जो अभी मैंने मैप में ड्रॉ की हुई थी। तो अपने पहली बात आती है मध्य भारत पठार के बारे में। ठीक है, मिडिल इंडिया प्लेट्यू। तो यह जो पठार है यह एमपी के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, जो अपना स्टेट एमपी है उसके उत्तरी भाग में ये पठार स्थित है। मतलब जो एमपी का जो नॉर्थन रीजन है वो इसी पठार से बना है, और जो चंबल नदी है इसी पर बहती है। आपको एक बात बता दूं, चंबल नदी बीहड़ बनाती है, रुंडित नदी है चंबल नदी, जो कि एक बीहड़ का निर्माण करती है। तो यह कहाँ बहती है? मध्य भारत पठार पर। ठीक है, चंबल नदी कहाँ बहती है? मध्य भारत पठार पर। एमपी में स्थित है ये पठार अपना, एमपी के उत्तरी भाग में स्थित है। बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड से आपको एक नाम याद आ रहा होगा, झांसी की रानी के बारे में, झांसी के बारे में आपको याद आ रहा होगा बुंदेलखंड। तो यह जो पठार है यह यूपी और एमपी में स्थित है। ठीक है, यूपी में और थोड़ा पार्ट एमपी में। वर्तमान में यूपी में, क्योंकि जो झांसी वाला पार्ट है वह यूपी में, झांसी भी बुंदेलखंड पठार का ही भाग है। तथा केन और बेतवा नदी इसी पठार पर बहती है। केन और बेतवा नदी कौन से पठार पर? बुंदेलखंड पठार पर। और चंबल नदी मध्य भारत पठार पर। तो यह कहाँ पर स्थित है? यूपी और एमपी में, यूपी प्लस एमपी दोनों में स्थित है ये वाला पठार अपना। अब मालवा का पठार पूर्ण रूप से एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है ये मालवा का पठार। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है? कपास के लिए। अब काली मिट्टी यहाँ पर क्यों पाई जाती है? लावा की परत के कारण। यहाँ पर एक लावा की परत बिछी हुई है जिसके कारण यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यह पठार की, इस पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। मालवा के पठार कहाँ पर स्थित है? एमपी में। तो मध्य भारत पठार एमपी में, बुंदेलखंड पठार यूपी और एमपी दोनों में, मालवा का पठार एमपी में। तो देखिए अगली बात हम करेंगे अपने बागलखंड पठार के बारे में। तो जो बागलखंड पठार है वो एमपी और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? एमपी और छत्तीसगढ़ में। एमपी और एमपी प्लस छत्तीसगढ़। और सोन तथा महानदी के अपवा तंत्र को यह पठार अलग करता है। जो सोन नदी है और महानदी है, तो यह बागलखंड पठार सोन तथा महानदी के अपवा तंत्र को सेपरेट करता है। ठीक है, एक साइड में इसके सोन नदी बहती है और एक साइड में महानदी बहती है। तो यह जो पठार है बागलखंड पठार, कैमूर श्रेणी जो पाई जाती है अपनी छत्तीसगढ़ और बिहार में, जो कैमूर श्रेणी पाई जाती है उसके पूर्व में यह पठार स्थित है। कहां पर है? उसके पूर्वी भाग में स्थित है। और दंडकारण्य पठार की बात अगर अपन करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है ये वाला पठार। कौन सा? दंडकारण्य। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले भाग। हम देखिए पश्चिम से पूर्व चल रहे हैं इंडिया में, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। तो दंडकारण्य पठार पर इंद्रावती नदी बहती है। तो यहाँ पर दंडकारण्य पठार है, यहाँ पर बॉक्साइट और लोहे के जो खनिज है वो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कौन से? बॉक्साइट और लोहे। तो बॉक्साइट के जो खनिज वाले स्थान जैसे कि कालाहांडी, कोरापुट और बेलनागिरी जिला, इन जिलों में तो बॉक्साइट पाया जाता है। और दल्लीराजहरा जो प्रसिद्ध लोह अयस्क खदान है वो कहाँ पर स्थित है?
वो भी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर लोएस्ट पाया जाता है। तो यह लोएस्ट और बॉक्साइट की अधिकता कहाँ पर है? दंडकारण्य पठार में। अभी आता है अपना छोटा नागपुर पठार। तो जो छोटा नागपुर पठार है वो कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। भारत के राज्य झारखंड में छोटा नागपुर पठार स्थित है। तो दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो उत्तरी भाग हो गया, एक दक्षिणी भाग हो गया। तो दामोदर नदी इसके बीच बीच निकलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, तो इसके उत्तरी भाग को तो बोलते हैं हजारीबाग, ठीक है, और दक्षिणी भाग को बोलते हैं रांची का पठार, ठीक है। उत्तरी भाग को बोलते हैं हजारीबाग, दक्षिणी भाग को बोलते हैं रांची का पठार। तो इस पठार पर क्या है? कोयले के भंडार पाए जाते हैं विभिन्न। इस पर कोयले की अधिकता है, ठीक है, इसलिए झारखंड में अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। और इस पठार पर लोहा अयस्क भी पाया जाता है। तो इसके फैक्टर 1 2 3 4 5 फैक्टर याद कर लें। कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार झारखंड में। दामोदर नदी दो भागों में बांटती है, एक हजारीबाग हो गया, एक रांची का पठार हो गया। कोयले के भंडार पाए जाते हैं तथा लोहा अयस्क। अब बात आती है अपनी मेघालय पठार के बारे में। तो जो मेघालय पठार है वह यहाँ पर देखिए मेघालय में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम मेघालय पठार है। तो यहाँ पर यूरेनियम और लोहा अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? यूरेनियम और लोहा अयस्क। गारो, कासी और जयंतिया तीन पहाड़ियां पाई जाती हैं मेघालय पठार पर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मेघालय में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है चेरापूंजी नाम के मौसिनराम नाम के स्थान पर। चेरापूंजी में वर्षा सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो चेरापूंजी और मौसिनराम पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। विश्व की औसत वर्षा का सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तीन पहाड़ियां गारो, कासी, जयंतिया। तो जो चेरापूंजी और मौसिनराम के स्थान है वह कहाँ पर स्थित है? खासी पहाड़ी में, ठीक है। कौन? तीन पहाड़ियां गारो, कासी, जयंतिया। कासी जनजाति भी है, जयंतिया जनजाति। तो इन्हीं जनजातियों के निवास के स्थान पर इन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया। चेरापूंजी और मौसिनराम खासी पहाड़ी में स्थित है। तो इस मेघालय पठार को क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम भी इसका, जैसे कि इसको बोलते हैं शिलोंग पठार। क्या? तो यह अपना लास्ट रह गया ये दक्कन लावा पठार। तो दक्कन लावा पठार के बारे में थोड़े से की फैक्ट्स हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है महाराष्ट्र का पठार, दूसरा आंध्रा का पठार जो कि आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, तीसरा कर्नाटक का पठार जो कि कर्नाटक में फैला हुआ है। तो ये जो दक्कन लावा पठार टोटली साउथ इंडिया में फैला हुआ है, दक्षिण भारत में फैला हुआ है। दक्षिण भारत के स्टेट के आधार पर इसका नाम रखा गया है। स्पेलिंग के आधार पर महाराष्ट्र का पठार, आंध्रा का पठार और कर्नाटक का पठार। तो इन तीनों के बारे में हम अलग अलग से बात कर लेते हैं एक बार। तो जो महाराष्ट्र का पठार है वो कृष्णा और गोदावरी इस पर बहने वाली प्रमुख नदी हैं। कृष्णा और गोदावरी इस पर नदी हैं जो प्रमुखता से बहती हैं। यह प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर कपास की पैदावार ज्यादा होती है। कपास की पैदावार ज्यादा होने का कारण इसमें एक है कि यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो कि उसकी वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी हाई होती है, उसमें पानी ज्यादा समय तक स्टोर रह सकता है। तो कपास के लिए जैसा कि पानी की उपलब्धता ज्यादा होनी चाहिए, तो समस्त परिस्थितियों को देखते हुए जो महाराष्ट्र का पठार है उसकी जो परिस्थितियां हैं वह कपास के लिए अनुकूल है। तो यह जो पठार है वो प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। अब बात करते हैं आंध्रा के पठार की। तो आंध्र प्रदेश के पठार में जो है कृष्णा नदी द्वारा इसका विभाजन हुआ है। कृष्णा नदी द्वारा इसको दो भागों में बांटा गया। कृष्णा नदी इसके बीचा बीच होकर के निकलती है पूर्व से पश्चिम। तो विभाजन के आधार पर इसके उत्तरी भाग को तो बोला जाता है तेलंगाना और दक्षिणी भाग को बोला जाता है रायलसीमा, ठीक है। ये हो गई आंध्र पठार के बारे में बात। अब कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक पठार को 600 मीटर जो समोच्च वर्षा रेखा है, 600 मीटर समोच्च रेखा है, वो इसको दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, वही पूर्व से पश्चिम। तो उत्तरी भाग को तो बोलते हैं हम बेंगलोर का पठार और दक्षिणी भाग को बोलते हैं मैसूर का पठार, ठीक है। तो कर्नाटक पठार पर प्रमुखता से बहने वाली दो नदियां कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी इस पर प्रमुखता से बहती है। प्रमुख नदी है कर्नाटक पठार की कृष्णा और तुंगभद्रा। तो जो कावेरी नदी है वो भी इस पठार पर पाई जाती है। इसी पठार पर है कावेरी नदी।
जो कि मैसूर की पठार से होकर के बहती है। ठीक है, तो ये बात होगी पठारों के बारे में। अगला वीडियो हमारा शायद नदियों को लेकर होगा। धन्यवाद।